नमस्कार दोस्तों, आज हम सुभाष की बात करेंगे विकास के नाम पर विनाश लीला। दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर है जो मैं अपनी बात कहने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं कि दाईं दिशा से बाईं दिशा को गरुड़ गया, ये कैसा सगुन हुआ कि बरगद उखड़ गया। हम नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल के किनारे इसलिए भी बसते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये हमें सुरक्षित रखेंगे और आश्रय देंगे। पर जब कभी तूफान आता है या प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो बड़े से बड़े पेड़, पहाड़ अपनी जगह से उखड़कर बहुत सारे लोगों को जमींदोज कर देते हैं। समुद्र के किनारे बड़ी बस्तियां इस विश्वास के साथ बसी हैं कि समुद्र अपनी हदें पार नहीं करेगा, कभी सुनामी आकर बहुत कुछ नष्ट कर जाती है। दुष्यंत कुमार का एक और शेर मुझे याद आता है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, अब फड़कती सी गजल को ही सुनाओ, हम सफ़र ऊँगे हुए हैं, अनमने हैं। हमें लगता है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति उदासीन हैं, बर्बर हैं, अनमने हैं। हम उसका जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, हमें उसके खतरे का एहसास ही नहीं है। विकास जब प्रकृति के बलिदान को लेकर होने लगे तो समझ लीजिए कि ये विकास यात्रा विनाश लीला में तब्दील हो रही है। पिछले 40-50 सालों में जिस तरह मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, उसका साइड इफेक्ट अब मनुष्य के साथ ही अन्य प्राणियों के जीवन पर नजर आने लगा है। जोशी मठ इसका ताजा उदाहरण है। आदि शंकराचार्य की तपोस्थली जोशी मठ की भूमि लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज होने लगे हैं। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ रही हैं। अब तक 678 मकान में दरारें आ चुकी है। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि नैनीताल शहर का भार भी अब अधिक हो रहा है। हम तरक्की के नाम पर अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जोशी मठ में बनी स्थिति के लिए कुछ प्रमुख कारण जो बताए जा रहे हैं, उनमें एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की टनल का निर्माण, शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था ना होना, क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य, अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव, भूजल गिरने से जमीन की भीतरी परत जहाँ पानी इकट्ठा होता है वह सिकुड़ रही है, जमीन बैठी जा रही है। इसलिए भूजल के अत्यधिक दोहन से भी जमीन धंसने का खतरा बना हुआ है। भारत का उत्तरी क्षेत्र मैदानी इलाका बेहद उपजाऊ है। हालांकि इस उपजाऊ क्षेत्र में भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जमीन के नीचे का जल स्तर तेजी से खत्म होता जा रहा है। नासा के अनुसार पिछले एक दशक में उत्तरी भारत का भूजल 8.8 एकड़ फीट कम हो चुका है। सीमेंट और कंक्रीट के निर्माण कार्यों में रेत का उपयोग जो है वो अपर्याय है। आबादी बढ़ने के साथ साथ आवास, स्कूल, अस्पताल, सड़क हो या पेयजल भंडारण से जुड़ी जरूरतें, सभी के निर्माण में रेत, सीमेंट, कंक्रीट आदि की मांग बढ़ती जा रही है। रेत में भी प्राथमिकता की मांग नदियों से निकलने वाली रेत है। इसलिए भारत में जो है दुनिया भर की नदियों की रेत खनन अत्यधिक होने लगा और इसके लिए एक पूरा रेत माफिया भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ पे रेत है, वहाँ एक पूरा रेत माफिया भी तैयार हुआ है जो लगातार रेत का खनन कर रहा है। और हमारे अपने छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कि वैध अवैध तरीके से बड़े पैमाने पे नदियों से रेत का खनन हो रहा है। पोकलेन और जेसीबी की जैसी मशीनों को लेकर भी लोग खनन कर रहे हैं। गुजरात में साबरमती नदी में रेत का इतना अवैध खनन होता रहा कि अहमदाबाद, साबरकंठा, गांधीनगर जिले में इन पर निगाह रखने के लिए 2018 में ड्रोन से निगरानी तक की गई। रेत खनन से नदियों की परिस्थिति की प्रणालियों के साथ साथ तटीय क्षरण, नदी तलहटी की भू आकृति संरचनाओं में बदलाव, मछलियों, घड़ियालों, कछुओं जैसे जल जीवों के आवागमन और प्रजनन के क्षेत्र में अवरोध और आत्मरक्षा के लिए उनके छुपने के क्षेत्र पर संकट भी आ गया। गंगा की ही बात कर लें तो वैज्ञानिकों ने यह पुष्ट किया है कि रेत खनन से ऐसे कछुए जिन्हें एक बार सफाई के लिए गंगा में डाला गया था अब लगभग समाप्त हो गए। ये कचरे को नष्ट करने में मददगार होते थे। नदियों की वनस्पतियां भी रेत खनन से प्रभावित होती है। रेत कई तरह से प्रदूषण से बचाने में मददगार होती है। इससे पानी की गुणवत्ता ठीक रखने में भी मदद मिलती है। हम देखते हैं कि बहुत ग्रामीण इलाकों में जब पानी सूखने लगता है तो लोग रेत के झरने छोटे छोटे खोदते हैं और उसमें से पानी निकाल के पीते हैं। तो रेत का पानी जो है वो कहीं ना कहीं हमको स्वादिष्ट लगता है। भारत में ही अगर हम बात करें
तो बहुत हद तक अलग अलग तरह से जो रेत का खनन है, कर्नाटक हो, तमिलनाडु जैसे राज्य में लाखों टन रेत आयात कर उपभोक्ता उद्योगों को दे रहे हैं। जोशीमठ की ऐतिहासिक महत्ता इस जन विश्वास में निहित है कि आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यहाँ सहतूत के एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। इसी कारण इसे ज्योतिधाम भी कहा जाता है। यह विशाल पेड़ आज भी फलता फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्प वृक्ष का नाम भी दिया गया है। फिलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर भी टूट चुका है और वह गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ शंकराचार्य ने साधना की थी। करीब आधी शताब्दी पहले गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 1976 में प्रकाशित जो हुई थी उसमें अपनी रिपोर्ट में ये जताया था कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। प्रसंगवश शिव प्रसाद जोशी की ये पंक्तियाँ जो कि आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, लोग कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ाकर उठेगी सुंदरी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। हम देखते हैं कि अभी हाथी अपने रास्ते नहीं चल रहा है, हाथी भी नए नए रास्ते तलाश रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथी अपनी जगह छोड़कर उन जगहों पर भी जा रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम जब उनके जो घरौंदे हैं या जो जहाँ वो रहते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। और ये परिणाम हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अगर हम पूरे पर्यावरण को देखें तो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है और जिस तरह से अभी हमने दिल्ली में देखा हाल ही में कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही थी वहाँ पर स्कूल बंद करने पड़े, वहाँ लोगों से कहना पड़ा कि अपने बच्चों को मत भेजो। लोगों ने ऑक्सीमीटर जो है ऑक्सीमीटर अपने घर में लगा लिया। लोग देख रहे हैं कि अब ऑक्सीजन भी हमको चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जो पहाड़ों पर जो हमारे मंदिर बसे हैं, गुफाओं में जो चीज़ें सुरक्षित है, जो जलचर जो पानी में है वो भी अपना चरित्र बदल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी प्रकृति जो है वो धीरे धीरे एक अलग रूप लेगी और हम जो कुछ प्रकृति से पाते हैं, प्रकृति हमें पूरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें देती है, वो धीरे धीरे नष्ट होगी। हमारे लिए ऑक्सीजन का संकट होगा, हमारे लिए रहने का संकट होगा, बरसात का संकट होगा, हम गर्मी से तपेंगे। अगर पहाड़ पे जमी बर्फ़ पिघलने लगी तो पता नहीं क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, हम नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम नदियों में उद्योग का जो खराब जल है, जो कुछ गंदगी है वो भी समाहित कर रहे हैं। यहाँ गंगा में जो अभियान चल रहा है वो अभियान भी एक तरफ धरा रह जाएगा यदि हमने नदियों के प्रति, पहाड़ के प्रति, समुद्र के प्रति और पेड़ पौधों के प्रति, जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति अपना अनुराग नहीं दिखाया। क्योंकि प्रकृति ने जो हजारों साल में हमें दिया है हम उसका जल्दी से जल्दी दोहन करते हैं। मनुष्य की जो लालसा है और कुछ लोगों की पैसे कमाने की हवस जो है वो प्रकृति पर बहुत तरह से हमलावर है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर जिस तरह का विकास हो रहा है वो ये बताता है कि जोशीमठ जैसी जगहें कैसे नष्ट होगी। तो ये समय रहते चेतने की जरूरत है कि चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पहाड़ पे बसे बहुत सारे शहर हों या नदी के किनारे बसे हुए शहर हों, यदि उन्होंने अपनी ज़रूरतों को सीमित नहीं किया, अपनी गंदगी नदी में नहीं डाली, पहाड़ पर वजन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ एक दिन जो है वो खिसकते नज़र आएंगे। आए दिन हम देखते हैं कि पहाड़ कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ अपने स्थान से खिसकती है, अपना दायरा तोड़ती है, तो उसका कितना नुकसान होता है ये हमने पिछले समय में देखा है। नमस्कार।